नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। डीडीसीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और आम आदमी पार्टी के बीच एक जंग छिड़ गई है। अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने एक सर्विंग मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज कराया हो। आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि वो इससे डरने वाली नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री का साथ देते हुए ये कहा कि जेटली ठीक उस तरह पाक साफ होकर निकल आएंगे जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के जरिए हवाला केस में फंसाने के बाद बाहर आ गए थे। मामला इतना भी नहीं है। बीजेपी सांसद कीर्ति आज़ाद भी जिस तरह से जेटली के खिलाफ आरोपों के साथ इस मामले में कूद पड़े हैं, उससे ये मामला और भी जटिल हो गया लगता है। तो फिलहाल ये मुकदमे दायर होने के बाद ये सब कुछ मामला जो अब तक हमारे सामने है, अब यहाँ से कहाँ बात जाएगी, किस तरह की इंक्वायरी होगी और जो राजनीतिक तस्वीर है वो किस तरह से बदल सकती है। साल के आखिर होते होते जिस ड्रामेटिक अंदाज में हमें ये सारी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, आगे क्या शेप ले सकती हैं, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से आरती मेहरा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अलका लांबा हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं अभय कुमार दुबे जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम CSDS के, और वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय कुमार दुबे जी, ये बताइए कि पहले हम ज़रा समझने की कोशिश करें इस पूरे सूरत हाल को कि ये फिर से क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार जैसा मामला नज़र आ रहा है? क्योंकि अदालत में जिस तरह से 5 बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, अरुण जेटली साहब के अलावा पूरी तरीके से कैबिनेट की पूरी ताकत वहाँ मौजूद थी जब ये पूरा सूट फाइल किया गया, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन हालात? देखिए, अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में ये टकराव नहीं है। इसमें केंद्र सरकार का ऐसा कोई मसला शामिल नहीं है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जाता हो। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई दावा नहीं है जो केंद्र सरकार के खिलाफ जाता हो। ये मसला दूसरा, ये मसला भ्रष्टाचार का है। मैं इस बात से भी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ कि एक वित्त मंत्री ने एक मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा कर दिया है। ये सब चीज़ें हैं, इनकी ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। और बात ये भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे केंद्रीय प्रश्न नहीं लगता। अंडरलाइन करने वाली है कि ये उस वक्त का मामला है जब वो वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि DDCA के अध्यक्ष थे। असली मसला इस बात का है कि क्या हम भ्रष्टाचार को इर्रेगुलरिटी या अनियमितता का नाम देकर पतली गली से बच निकलने का मौका देंगे? मतलब एक मसला DDCA में भ्रष्टाचार हुआ है, यह जानने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई अफसर होने की जरूरत नहीं है। नंगी आंखों से कोई साधारण व्यक्ति भी जान सकता है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। अब इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको ये कहा जा रहा है कि ये तो इर्रेगुलरिटी हुई है, ये अनियमितता हुई है, मतलब इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए जो उस वक्त अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली थे, इत्तेफाक से कोई और भी हो सकते थे, तो उनको उनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं इस थीसिस के खिलाफ हूँ। मैं इस थीसिस को बहुत ही चिंताजनक दृष्टि से देखता हूँ। इस थीसिस को अगर एक बार मान लिया जाएगा तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार के किसी भी मसले के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, किसने किसके ऊपर मुकदमा किया है, कौन किसके खिलाफ खड़ा हुआ है, क्या राजनीति है। ये चीज़ पृष्ठभूमि में एक थोड़ी देर के लिए स्थगित करके ये देखा जाएगा। हमें एक पारदर्शी सामाजिक जीवन चाहिए, राजनीतिक जीवन चाहिए, प्रशासनिक जीवन चाहिए। तो ये मसला एक तरह का एक नमूना बन सकता है। और इसीलिए देखिए, ये एक बहुत खास बात है, जब वसुंधरा राजे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे या सुषमा स्वराज के ऊपर आपत्तियां उठी थी, उस वक्त जिस तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बड़े नेताओं ने उनका बचाव किया था, वैसी स्थिति अरुण जेटली की नहीं है। आज ना गृह मंत्री ने उनका बचाव किया है, ना नितिन गडकरी ने उनका बचाव किया है। इस तरह की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जो बचाव किया उससे तो और संकट में फंस सकते हैं, सीरियसनेस हो सकती है और ज्यादा, और उनके खिलाफ मामला जाता। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अभी तो शाम तक ये मांगे शुरू हो जाएंगी, भाई लाल कृष्ण आडवाणी के नक्शे कदम पर चले और इस्तीफा दे दें, तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। आरती मेहरा जी, कई मुश्किल सवाल हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। जवाब इस बात से आप मैं शुरू करना चाहती हूँ कि बताइए सबसे पहले कि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल के यूपीए का शासनकाल, जिसमें भ्रष्टाचार आपने मुख्य मुद्दा बनाया और बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार होगी है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार था। एक टॉप मिनिस्टर के ऊपर जो देश के का वित्त का जिम्मा है आपके ऊपर, उनके ऊपर, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, ये लग रहा है कि वो खुद लिप्त हो ना हो लेकिन उनके अध्यक्ष रहते ऐसा हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि ये संगीन मामला है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, और 10 साल तक हमने जो उठाया, संवैधानिक देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज
उन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की, कोर्ट ने सियो मोटो, सुप्रीम कोर्ट ने सियो मोटो जो चीज़ें पॉइंट आउट की, उनमें जेल हुई उनके मंत्रियों को, और इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और उनको लेके हम चले। हमने भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त शासन की बात की। आज जो दिखाई देता है कि परिवर्तन एक नियम है और भारत एक इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसमें एक ये बड़ा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को कांग्रेस और विरोधी दल ले नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सफल सरकार चलाने को और उनका इतना बड़ा विश्व में नाम होने को पचाया नहीं जा रहा। आज जो अरुण जेटली जी पे उठाया जा रहा है, मैं अरुण जेटली जी को अपने यूनिवर्सिटी टाइम से, मैं यूनिवर्सिटी लीडर रही हूँ, मुझसे 7-8 साल पहले वो यूनिवर्सिटी लीडर रहे, इमरजेंसी में जेल गए, हम जीवन भर उनके मिसालों पे चलते रहे हैं और उन पे वो अपने आप पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने एक सपाट मैदान को अपने एफर्ट से और अपने विजडम से प्राइवेट लोगों को बुला के अलग अलग यूनिट वहां पे खड़े करके उनको कुछ समय के लिए लीज पे देके, अच्छा बहुत सी चीजें हैं जो नीचे, जैसे आपने कहा, अगर जो नीचे की जाती है, अगर जो पैमाना अगर यही इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे क्या आपको शक रहा है? नहीं, तो हमेशा उनकी हमेशा ये बात आती रही कि मनमोहन सिंह जी मौन सिंह बन के रह गए हैं, कि वो बोलते नहीं है। मनमोहन सिंह जी पे कभी भी स्ट्रेट, आज ये डेफोमेशन सिविल और क्रिमिनल अरुण जेटली जी को क्यों करना पड़ा? इसलिए कि आप इस तरह से, इस हद तक आप लूज टॉक करेंगे, इस हद तक आप बकवास करेंगे, इस हद तक गिर के आप किसी भी नेता की धज्जियां उड़ाएंगे बिना बेबुनियाद। इसलिए हुआ है, हमने कभी पूरे 10 साल के शासनकाल पे हमने सीधी उंगली ऐसे कभी नहीं उठाई। अभी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो कांग्रेस के, ये बीजेपी के कलमाडी हैं। बड़ा शेमफुल थिंग, कैसे आरोप लगाते हैं। नहीं, लेकिन अभय दुबे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये जानने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, पहली नजर में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नहीं, ये देखिए, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी तरह से खुले हैं। गोपाल सुब्रमण्यम जी के पास ये केस है और बिल्कुल फ्री है देश का हर चीज। प्रधानमंत्री जी ने आपने ये कहा कि कोई खड़े होते दिखाई नहीं देते। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जबरदस्त तरीके से खड़े हुए कि पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के जैसे ही वो पाक साफ निकल के सामने आएंगे क्लियर। तो सिमिलरली, क्योंकि अरुण जेटली जी के किसी भी कॉन्डक्ट पे सोचना ही बिल्कुल गलत है, इतना लंबा जीवन उनका। अलका जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, आपका जवाब पहले बताइए कि क्या बुनियाद है आपके इन आरोपों की? क्या आपने कोई इंटरनल ऐसी तहकीकात की है आंतरिक रूप से जो आपको पता चला हो, या वाकई कहने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है? देखिए, मैं साफ कर दूं, सबसे पहले आडवाणी जी के साथ अरुण जेटली साहब की तुलना गलत है। आडवाणी जी ने जांच के दौरान इस्तीफा दे दिया था। उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो उन्हें भी, अरुण जेटली साहब को भी वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने को कहेंगे जब तक जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। दूसरी बात, ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं, ये बीजेपी के ही सांसद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद द्वारा लगाए गए हैं और आज से नहीं, 6-7 सालों से भ्रष्टाचार जो डीडीसीए में चल रहा है उसकी आवाज को वो उठा रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्हें भी कभी लगा नहीं कि इस पे कभी कोई निष्पक्ष जांच होकर कुछ निकलेगा। और जब दिल्ली सरकार ने भी इसको पाया कि 16,500 रुपए पे एक कंप्यूटर एक दिन में किराए पर लिया जाता है, 3,000 रुपए पर डे पर प्रिंटर उधार लिया जाता है, 14 फर्जी कंपनियां मोमबत्ती की कंपनी चलाते हैं, धूप बत्ती की कंपनियां, उनको जो है टेंडर देकर या किसी तरीके से 3-3 करोड़ की पेमेंट की गई। तो ये साफ, कीर्ति आजाद खुद बीजेपी के सांसद हैं और अपना बिशन सिंह बेदी साहब हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको ये बात कहूं, ये लोग भी जानते हैं कि ऐसे लोग आज क्रिकेट में आ चुके हैं, ऐसे नेता लोग, किसी ने बचपन में माँ जो है कपड़े धोने के लिए थापी इस्तेमाल करती है, गांव में जाएंगे तो वो माँ का वो जो थापी कपड़े धोने वाला है उससे भी खेलते हैं। ये लोग तो ऐसे कि कभी जिंदगी में थापी भी नहीं पकड़ी होगी, जो आज क्रिकेट के अध्यक्ष के पदों को जो है वो कब्जाए बैठे हैं, चाहे वो आप हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, किसी भी राज्य, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये भ्रष्टाचार का एक केस बनता है,
एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। खुद कीर्ति आजाद जी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने खुलासा किया 6 साल से लड़ रहे थे दिल्ली सरकार से। बिशन बेदी साहब, कीर्ति आजाद मिले, सबूत सौंपे और उन सबूतों को पुख्ता हमें लगा। और सबसे बड़ी बात, चेतन सांघी जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी दिल्ली विभाग के आईएएस अधिकारी हैं, उनकी 3 सदस्यीय जांच समिति बिठाई गई। उन्होंने पाया कि हाँ, इसमें बहुत बड़ा एक घोटाला, फर्जी कंपनियां, फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। और आज हकीकत है कि उसी चेतन सांघी आईएएस अधिकारी के ऊपर 2 एफआईआर इन्हीं की बैठाई एसीबी ने दर्ज कर ली और वो छुट्टी पे भी चले गए हैं। तो इस तरीके से हमें ईमानदार अधिकारियों को काम करने से रोका और डराया भी जा रहा है। अनिल पाठक जी, ये बताइए कि फिलहाल 1.5 साल जो है केंद्र सरकार का बीत चुका है, जो राज्य सरकार है उसको भी वक्त हो चुका है। कहीं ना कहीं दोनों ही अभी भी लगभग नई सरकारें ही मानी जा सकती हैं। उनके बीच जिस तरह का टकराव बिल्कुल सरेआम हमें नजर आ रहा है, आम जनता में किस तरह का मैसेज खासकर बीजेपी के लिए जाने वाला है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से कवर करते रहे हैं, चुनाव भी अभी सर पर हैं, 2-3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या ये डैमेजिंग होगा उस पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए जो सुशासन का नारा लेकर आई थी? देखिए, पहले केंद्र सरकार जब से राज्य सरकार बनी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, तब से दोनों के बीच में टकराव लगातार चल रहा है। बिहार के चुनाव के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ केंद्र सरकार का रवैया कुछ बदलेगा राज्यों के प्रति, और उस बीच में पिछले 1-2 महीने में थोड़े इस तरह के संकेत भी मिले थे जब केजरीवाल जी और केंद्र के मंत्री वेंकैया नायडू वो 2-3 समारोहों में एक साथ दिखे, कार्यक्रमों को उन्होंने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लॉन्च किया। उससे लग रहा था कि दोनों के बीच में एक जो पहले टकराव चल रहा था वो शायद अब कम हो, और एक जनता के मूड को देखते हुए कि जनता ने आपको काम के लिए भेजा है, झगड़ने के लिए नहीं भेजा है। चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र में, केंद्र का काम है राज्यों को सहयोग करना और राज्यों का काम है केंद्र से अपनी अपेक्षाओं के लिए मदद मांगना या मांग करना उनसे। पर वो फिर से जब से ये केजरीवाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के यहाँ रेड हुई, उसके बाद से ये मामला फिर से बढ़ गया है। अब ये उसके बदले में, क्योंकि आपने उनके यहाँ रेड की, इसलिए हमने आपके प्रधानमंत्री के सबसे क्लोजेस्ट मिनिस्टर माने जाते हैं, जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं, जो सबसे कैपेबल मिनिस्टर माने जाते हैं, और फाइनेंस का जिम्मा उनके ऊपर है, पूरे देश के फाइनेंस को चलाने के खिलाफ आप एक मुहिम छेड़ दें। तो और डीडीसीए का मामला जहाँ तक है, उसमें मुझे लगता है ये 2 इशू हैं जो केजरीवाल जी के खिलाफ और उनके 4-5 अन्य सहयोगियों के खिलाफ अरुण जेटली जी ने मानहानि का केस दर्ज कराया है वो, और डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला। अरुण जेटली भी ये नहीं कह रहे हैं कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो भी कह रहे हैं कि उसमें हुआ होगा, जो आप कह रहे हैं, उसमें हुआ होगा और उसकी जांच होनी चाहिए, वो चाहे वो गोपाल सुब्रमण्यम। लेकिन आपको लगता है कि केंद्र सरकार या फिर ये कुछ मंत्री, कम से कम जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सभी के बयानात अभी तक आ रहे हैं, कि पूरी तरीके से प्रभावित हुई है काफी हद तक इन आरोपों से बीजेपी? देखिए, बिल्कुल प्रभावित हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 में एनडीए की सरकार आई, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और उससे पहले जो कार्यकाल था यूपीए का, वो भ्रष्टाचार की वजह से जो मैंडेट मिला है एनडीए को, उसमें एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की नाराज़गी, वो बहुत बड़ा कारण उसका था। तो इस सरकार से ये अपेक्षा थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये काफ़ी कड़े कदम उठाएगी और एक सही डायरेक्शन में देश को ले जाने की कोशिश करेंगे। पर देखिए, उसके जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे उनका एजेंडा निश्चित रूप से प्रभावित होता है, और सारा ध्यान हटके विकास की चीज़ों से ध्यान हटके अब पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा इसी पे हो रही है। मैं ये भी बहुत जानने की कोशिश करूंगी कि कैसा राज्य दिल्ली, जिसको कि केंद्र के ज्यादा सहयोग की जरूरत है, ऐसे में जब ये टकराव की स्थिति बन रही है, तो क्या दिल्ली की जो आम जनता है वो दरअसल सफर करेगी, उसको नुकसान होगा? विकास के सवाल को कैसे एड्रेस किया जाएगा? अभय कुमार दुबे जी, ये बताइए, इसमें जो बहुत दिलचस्प पेज है वो है कीर्ति आजाद साहब का, और ये बहुत दिलचस्प होगा ये जानना कि आखिर उन्हें जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो सब करने की जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, आखिर कहाँ से मिल रही है? भाई देखिए, अगर हम लोग राजनीति की थोड़े भी जानकार हैं, और हम, मेरे ख्याल से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो राजनीति को लंबे अरसे से नज़दीकी से देख रहे हैं, जब तक इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उनको कोई शाबाशी ना मिले, उनकी पीठ पे कुछ लोगों का मजबूती से हाथ ना हो, वो अपने अध्यक्ष का, और आप जानते हैं अमित शाह किस प्रकार के अध्यक्ष हैं, उनकी बात को टालना किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए बहुत मुश्किल है। अमित शाह ने उनको बुला, कहा आप ये मत कीजिए, उन्होंने बाहर निकल कहा हम इसको जरूर करेंगे। तो ये सीधी ये बात बताती है कि भारतीय, मैं जाती तौर पर अरुण जेटली की योग्यता और उनकी कार्य क्षमताओं का प्रशंसक हूं। मैं मानता हूं कि वो इस सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में से एक हैं।
लेकिन जिस तरह से वो अपना बचाव कर रहे हैं उससे मुझे निराशा हुई है। ये कहना कि भाई अरुण जेटली बहुत गोरे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से ईमानदारी बहती है, उनका अतीत ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। सीधा मतलब है कि जब वो DDCA के अध्यक्ष थे उस वक्त वहां पर जो हुआ उसकी सीधी सीधी वो सफाई दें। अब जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस का जो ऑफिस की रिपोर्ट के हवाले से वो अपने पक्ष में पेश कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार खुद ही उस रिपोर्ट से पूरी तरह मुतासिर होती, वो मानती कि ये जांच, इतनी जांच पर्याप्त है, तो आखिरकार दिल्ली सरकार को वो जांच क्यों भेजी जाती? जाहिर है, एक मिनट, जाहिर है, दूसरे अरुण जेटली ये नहीं मान रहे हैं, मैं थोड़ा सा मतभेद मेरा है कि DDCA में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वो कह रहे हैं वहां तो अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। उसका एक सॉफ्ट वर्जन है। हाँ, नहीं, देखिए, जब भ्रष्टाचार को आप अनियमितता कहते हैं तब तो पूरा मामला बदल जाता है। अनियमितता हुई है, कंपाउंड कर देंगे केस को। तो ये सब जो पूरा आइडिया, इसके बाद देखिए, अगर इस बात को मान लिया गया, इस बात को बिना कंटेस्ट किए हुए, बिना विरोध किए हुए, बिना इसका प्रतिकार किए हुए इस बात को जाने दिया गया, तो आप भूल जाइए कि इस देश में करप्शन के खिलाफ कुछ हो सकता है। नहीं, एक और बहुत अहम बात जिससे आपने शुरुआत की थी, क्या ये माना जाए कि ये 1.5 साल के बाद पहला ऐसा मौका है जिसमें बीजेपी में आंतरिक कलह या इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं? कीर्ति आजाद, देखिए, सुषमा स्वराज वाले मसले पर भी वो बातें सामने आई थी। खुद अरुण जेटली ने बहुत देर में उनका बचाव करना शुरू किया था सुषमा स्वराज का। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड पे हैं, मतलब जो है, जितनी तत्परता के साथ में गृह मंत्री ने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, पूर्व अध्यक्ष हैं, दोनों ही पूर्व अध्यक्ष हैं, जितनी तत्परता के साथ सुषमा स्वराज का और वसुंधरा राजे का बचाव किया था, वैसी तत्परता आप इन दो नेताओं में अब नहीं देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी किसी बहुत बड़े पदाधिकारी, किसी महत्वपूर्ण सरकार्यवाह और इस संचालक द्वारा अभी अरुण जेटली का बचाव नहीं हुआ है, और कई दिन गुजर चुके हैं। और कई दिन गुजर चुके। दूसरी एक और छोटी सी बात में जोड़ दूं, फिर आप आरती जी बोलेंगे। के मामले में संघ ने कहा था, किसमें? सुषमा जी की। हाँ, कहा था, लेकिन उनके जेटली के मामले में नहीं कहा है। मैं इन बातों की तरफ ध्यान दिला रहा हूं। क्यों? आपने बताया ना कीर्ति आजाद को बल कहां से मिल रहा है। दूसरी एक और समझने वाली बात यह है, चलिए आप इनसे बात कर लीजिए, फिर मेरे दिमाग में आएगी। आरती मेहरा जी, कई महत्वपूर्ण बातें, इस बार सवाल भी इकट्ठे हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि DDCA एक बहुत छोटी बॉडी जिसके अध्यक्ष रहे अरुण जेटली, अगर वहाँ वो मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को, उनके रहते अगर भ्रष्टाचार हुआ, तो ये कैसे माना जाए उनकी तमाम काबिलियत के बावजूद भी कि वो इतने बड़े देश का फाइनेंस संभालेंगे? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर पे अगर आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार के जो कामकाज है उस पर असर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका सामना करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी चीज़ का सामना करना हो, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक पुरानी पार्टी है और बड़े संघर्षों से निकल के आई है। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी संगठन वाली पार्टी हैं। रही बात अरुण जेटली जी की और चुनौतियों को झेलने की, तो ये जो साजिश पूरी तरह से की जा रही है, जिसमें कांग्रेस भी पूरी तरह से पीछे है, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल क्लियर है कि DDCA, अरे इस बीच में तो वो देश के कानून मंत्री भी रहे, देश के कानून मंत्री भी रहे और देश में उनका जुडिशियल पे एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव प्रभाव रहा है। अगर आप देखें जुडिशरी पूरे सिस्टम में अरुण जेटली जी का नाम बहुत इज्जत, बहुत सम्मान से लिया जाता है। DDCA की एक बॉडी जहाँ पे वो इतने काम और देश के कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसीजन किया कि ये फिरोजशाह कोटला मैदान को दिल्ली में एक बढ़िया क्रिकेट मैदान बनाना है। उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसीजन किया। प्रिंसिपल डिसीजन करने के बाद पता चला सिर्फ 4 करोड़ रुपए हैं। 4 करोड़ रुपए में क्या बन सकेगा? तो उन्होंने अलग अलग कंपनी से बात की कि आपको लीज कर दिए जाएंगे, बॉक्सेस दे दिए जाएंगे। तो वो तो ऊपर की सारी बात कर रहे थे और अब इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। जांच की जाए, अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा को रोकने के लिए अरुण जेटली जी कभी उसको वो नहीं करेंगे, उसकी शील्ड नहीं बनेंगे। अरुण जेटली जी हमेशा ही एक मिसाल के रूप में रहे हैं और अरुण जेटली जी ने, दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे अभय जी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, अभय जी का बहुत वरिष्ठ है मुझसे। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई उनका चेहरा बड़ा सुंदर है और इस तरीके से वो सामने नहीं आए। नहीं, वो आए। उन्होंने नहीं सहा ये बात को कि इस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे बिना मतलब से, बिना आरोप लगा के। तो उन्होंने लिटरली जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया,
सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लेकिन इरेगुलरिटी है, ये तो मान रहे हैं, वो इरेगुलरिटी और भ्रष्टाचार का हम सफर उसमें जो कह है रहे हैं उसका ना जी, फासला भी देखना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार है हाँ। तो उन्हें जितनी जिसको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी है उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये उनके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं। उनके ऊपर देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा डीडीसीए उनके हिसाब से, उनके व्यक्तित्व, उनके ऑरा, उनके स्ट्रेचर के हिसाब से एक बॉडी थी जिसे वो मैनेज कर रहे थे। उसके साथ ही साथ वो हम सबको पता है कि देश में वो इतने इंपॉर्टेंट केसेस भी लड़ते रहे, देश के कानून मंत्री भी इस बीच में बने, कानून मंत्री बने, और उन्होंने कितना जुडिशियल रिफॉर्म करा ये भी सबने देखा। आज उनकी एक रिस्पेक्ट जजेस के द्वारा, सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा। कोशिश करूंगी, आपको शायद इतना कहने की जरूरत भी नहीं, हम सब जानते हैं और हम कायल हैं उनकी काबिलियत के, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह हैं, काबिलियत तो वो उनकी अपनी नहीं जगह उन्हें है। रोक रहे। मैं ये फिर पुनः कहना चाहती हूँ, बार-बार कहना पड़ेगा कि पर्सनल इंटीग्रिटी पे मनमोहन सिंह के भी कोई वो नहीं था, लेकिन सरकार उनको, उनकी पार्टी को हारना पड़ा और तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके रहते लगे थे। अलका लांबा जी, ये बताइए कि इस वक्त बहस इस पर होनी चाहिए थी कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कितने अच्छे अच्छे काम आम आदमी पार्टी ने किए, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली को बदल दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको कि बहुत ही फजूल की इस तरह की चीज़ों में उलझ के रह गई है आम आदमी पार्टी? जो हेडलाइंस आपको अच्छी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं, आम आदमी की उम्मीदें अपनी जगह बनी हुई हैं और सिर्फ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से टकराव हो रहा है जब से आपकी सरकार बनी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट आपने कहा फिजूल की लड़ाई और हेडलाइंस के लिए। ये वो केंद्र की सरकार है जो हेडलाइंस के लिए आई होगी, हमें हेडलाइंस की कतई कोई चिंता नहीं है। और इस लड़ाई को फिजूल की लड़ाई मत कहिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है जो जन लोकपाल आंदोलन के दौरान हम लोग लेकर आए। कामों की बात करेंगे, हमने सबसे लंबा सत्र 15 दिन का चलाया, जन लोकपाल कानून भी पारित किया, न्यूनतम वेतन आयोग भी, सिटीजन चार्टर्ड सेवा का अधिकार कानून, महत्वपूर्ण कानून जो है वो हमने पारित किए हैं। बिल्कुल हमारा काम मोहल्ला सभाओं लेवल पे चल रहा है, काम कहीं कोई सफर नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि इस लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई बताएंगे कि हम लड़ रहे हैं, तो ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इंक्वायरी ऑफ कमीशन बिठाकर अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये लड़ाई आम आदमी पार्टी सरकार की कतई भी अकेले की नहीं है। ये भीषण सिंह बेदी साहब पूर्व क्रिकेटर सम्मानित रहे, कीर्ति आजाद बिहार से बीजेपी के सांसद, पूर्व क्रिकेटर, ये उन्होंने मुद्दे उठाए और लड़ने वाला कोई और नहीं, राम जेठमलानी साहब बिना पैसे लिए 1 रुपया भी लिए इस लड़ाई को लड़ने को इसीलिए तैयार हुए क्योंकि उन्हें पूरी तरह ये लग रहा है कि अरुण जेटली साहब इस पूरे समय 1999 से 2013 तक जो डीडीसीए के अध्यक्ष रहे, उस समय ये जो बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार 90,000 करोड़ का हुआ है, उसमें उनका कहीं ना कहीं कोई भूमिका आती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इस लड़ाई को हम बिना डरे, बिना झुके मैं कहना चाह रही हूँ, अलका लांबा जी, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार की पूरी ऊर्जा है, जो मशीनरी है, जो आपके काबिल नेता हैं, क्यों वो इस लड़ाई में ऐसा लगता है कि पूरे खप गए हैं? जो मेन काम है आपका वो गवर्नेंस है, जो मेन काम है, जो अहम काम है वो जनता की सेवा करना है। ये भी लड़ाई भ्रष्टाचार की आप लड़ते रहते, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस में जो छाया हुआ है वो केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव पिछले महीनों से हम देख रहे हैं, लगातार ये देख रहे हैं। देखिए, ये मीडिया को तय करना है, हर चैनल का अपना अधिकार है, क्या हेडलाइंस बनाएं क्या नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। और इस लड़ाई को मैं कहूंगी गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया जा रहा और ना ही भ्रष्टाचार से। और इसे छोटा इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि जिन पे आरोप लग रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं, केंद्र की मोदी सरकार में बैठे वित्त मंत्री पर लग रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल उन्हें अडवाणी जी का अगर उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो तुरंत इस्तीफा देकर जांच तक उन्हें अपने पद से हटना होगा। जल्दी से अपने जवाब दीजिए, जल्दी से। एक बात मैं कहना चाहूंगी, अभी इन्होंने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, सनसनी फैलाना सिर्फ इनका काम है, सुर्खियों में रहना इनका काम है। इंपॉर्टेंट बात ये अभी कह रही थी कि थापी जिन्होंने नहीं उठाई वो अध्यक्ष बने फिरते हैं। यही अलका लांबा जी, यही अलका लांबा जी जब कांग्रेस में थी, बैटन लेके लंदन, बैटन लेके चांदनी चौक, बैटन लेके पूना, इनका क्या बैकग्राउंड था जो ये बैटन लेके हर जगह आगे आगे चल रही थी? नॉमिनेटेड थी ना शीला दीक्षित जी की, और कितना करप्शन इनके टाइम पे कांग्रेस में जब ये लीड कर रही थी व्हेन शी वाज नॉमिनेटेड। आप उन्हीं पेपर्स में पढ़े जो अरविंद केजरीवाल ने 670 पेज की रिपोर्ट शीला दीक्षित के खिलाफ थी, उसी में इनका भी है। समय खत्म हो गया। अबे जी, देखिए, मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ। ये पूरा मसला शुरू हुआ था राजेंद्र कुमार के ऊपर सीबीआई की रेड था। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भ्रष्ट अफसर
को सीबीआई दबोचना चाहती है, हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, उनसे सीबीआई ने 4 बार पूछताछ कर ली है, कुछ भी ऐसा नहीं निकला है, अभी तक सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। एक तरह सीबीआई ने ऐसा माना जाता है कि लगभग उनको छोड़ सा ही दिया है। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, उन किसी घर से शराब की कुछ बोतलें बरामद कर लेना, ये इतना बड़ा मुकदमा नहीं इससे है। सीबीआई ने अपना मखौल उड़वाया है। ये मसला उन्होंने छापा इसलिए नहीं मारा था कि उनके घर में शराब की कोई बोतलें मिले, उनसे छापा ये मारा था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, नजर आएगा। उनको इस वक्त तो उनको जेल में होना चाहिए था। बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा कि पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है इसके बारे में भी तो कोई बताए हमें। निर्मल जी, सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, अलका जी बात सुप्रीम कोर्ट ने करेंगे। ठीक कहा, ये पिंजरे का तोता आज भी रिहा नहीं हुआ है। जी, ये जो इसमें एक जो मुझे ठीक स्टेप दिखता है, जो अरुण जेटली जी ने कल मानहानि का मुकदमा, मानहानि का केस जो दायर किया है उन्होंने, देखिए अभी तक क्या होता था कि आप ये पिछले करीब 4-5 साल से, खास करके जब से अन्ना आंदोलन चला, राजनीतिकों के खिलाफ तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह के आप कुछ भी किसी के भी बारे में बोल दीजिए और आप फिर साफ निकल जाइए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन पहली बार ये अरुण जेटली जी ने ये हिम्मत की है, और जो राजनेता नहीं करते हैं, ये इसका स्वागत होना चाहिए एक्चुअली। और इससे ये पता चलता है कि उनका दामन साफ है। वो भी हो सकता है, वो तो अब जब जांच वांच वगैरह होगी तब पता चलेगा, पर ये एक इससे शायद इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अगर और लोग भी अगर इस तरह से आगे आए, आप किसी के भी बारे में कुछ भी आरोप लगा दीजिए और फिर आप या तो माफी मांग लीजिए या फिर चले और ये भी जाइए, लग रहा है आपको भाषा का स्तर भी बेहतर और होगा आपने उसको प्रूव कर दिया कि यह आदमी भ्रष्ट है। तो ये शायद एक पहली बार अच्छा ये इसमें takeaway ये है भी इस पूरी हुआ है। घटना से। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर ये साल के आखिर तक ये मामला जितना नाटकीय अंदाज से खत्म होता लगता है, साल के शुरुआत में किस तरह की उम्मीद की जाए अभी नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि ये लंबा जरूर चलने वाला है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी सारी बातें की, लेकिन आज तक एक FIR नहीं।